नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र 2013 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बांसवाड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 जगहों पर जनता से वोट की अपील की। तो दिल्ली में बीजेपी ने 11 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। क्या है बीजेपी के एजेंडे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की चुनावी सुर्खियों पर। राजस्थान की रैली में राहुल गांधी ने विपक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्य सरकार ने की विकास की अनदेखी। राजस्थान में विकास, बिजली और पानी बना चुनावी मुद्दा, तो कई इलाकों में जोर शोर से उठ रहा है बेरोजगारी का मसला। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर बीजेपी का 11 सूत्रीय एजेंडा जारी। 100 दिन के अंदर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध खत्म करने का दावा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जारी किया 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग घोषणा पत्र। पानी और सीवर को बनाया बड़ा मुद्दा। तो सबसे पहले रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में रैली की। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर उसकी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की अगुवाई में राजस्थान ने काफी तरक्की की है। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में दलित आदिवासियों से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी पार्टी है, लिहाजा जनता को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। गरीबों का मामला होता है तो चुप हो जाते हैं। इनके आप भाषण सुनिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर जो गरीब है उसका हाथ जो पकड़ना है उसके बारे में एक शब्द नहीं निकलेगा इनके मुंह से। राहुल गांधी ने केंद्र की योजनाओं की अहमियत गिनाते हुए कहा, इससे लोगों की तरक्की होगी। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में वो काफी आगे है। वो भ्रष्टाचार का काम सबसे बेहतर करते हैं। और उस बात में आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, बाकी उनके जो स्टेट्स हैं उनको देख लीजिए। भ्रष्टाचार में भैया वो मास्टर हैं, वो सबसे तेज हैं, वो सबसे आगे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार की मुफ्त दवा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे गरीबों को फायदा होगा। कैमरामैन डीके पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, बांसवाड़ा। राजस्थान में गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज 4 रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस पर विकास में नाकाम रहने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने सीकर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि वो योजनाएं तो बनाती है लेकिन काम नहीं करती। आप भूखे हो, चिंता मत करो, ये कानून है, देख लो। आप बीमार हो, चिंता मत करो, ये कानून है, देख लो। ये क्या कानून का मजाक उड़ाया है। मोदी ने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने पर बीजेपी राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम करेगी। आप भाजपा सरकार को अवसर दीजिए, 5 साल के भीतर राजस्थान के माथे पर से बीमारू का कलंक मिटाने का मैं आपको वादा करता हूं। सीकर में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैली की थी, लिहाजा नरेंद्र मोदी के भाषण का बड़ा हिस्सा सोनिया गांधी की बातों के इर्द गिर्द ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। मुख्यमंत्री जहां राज्य के दूसरे इलाकों के दौरे पर हैं, तो उनकी पत्नी सरदारपुरा में प्रचार कर रही हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के साथ उनके लिए अपने क्षेत्र में क्या एजेंडा है, इसी सवाल पर राज्यसभा टीवी संवाददाता आरफा खानम शेरवानी ने सुनीता गहलोत से बातचीत की। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में मौजूद हैं और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, जो फिलहाल कैंपेन पर यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ लोगों के साथ हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ कई तरह के जो मुद्दे हमें समझ में आए। पहली बात तो ये है कि सड़कें जितनी बन रही हैं उतनी टूट भी रही हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल का मुद्दा एक बड़ा है। आपको लगता है कि मेट्रो रेल अब आ जानी चाहिए यहाँ पर?
जयपुर में मेट्रो प्रगति पे है और आने आई गई है एक तरह से, और जोधपुर में पूरा प्रयास है। आएगी ही चिमत, प्रयास क्या, जोधपुर में आएगी मेट्रो। अच्छा, लेकिन इसके अलावा होता ये है कि जो मुख्यमंत्री का अपना इलाका होता है उससे उम्मीदें लोगों की कुछ ज़्यादा होती हैं और लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ रोज़गार के मौके कुछ और होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार हैं। नहीं, बेरोजगारी ऐसी नहीं है, क्योंकि जितने भी विकास कार्य हुए हैं तो उनके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है। जो रिफाइनरी बाड़मेर में आ रही है, अपने यहाँ पे मेट्रो आ रही है, तो जितने भी और ये ऊर्जा के जितने कार्य हो रहे हैं तो सब में रोजगार की उपलब्धता है। मैं ये कह रही हूँ कि राज्य सरकार पर चूंकि दवाएं फ्री मिल रही हैं और इसके लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो राज्य सरकार के ऊपर बोझ बहुत पड़ रहा है। पर गरीब आदमियों का तो भला हो रहा है, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। स्वस्थ राजस्थान हमारा। ये वोट के लिए तो नहीं हो रहा है। नहीं, ये स्कीम आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है और जगह भी इसको लागू करने की बातें की जा रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल है ये। शुक्रिया सुनीता जी। सुनीता जी के राजनीति में न होने के बावजूद बहुत राजनीतिक और मुश्किल सवालों का जवाब उन्होंने जरूर दिया है। जोधपुर से आरफा खानम, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। जोधपुर जिले की ओसियां में मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। कांग्रेस ने भंवरी देवी हत्या मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा से ये है राजस्थान का जोधपुर। इसी जिले में जोधपुर बीकानेर राजमार्ग पर रेगिस्तानी इलाके में बसा ओसियां बेहद खूबसूरत है। इस प्राचीन शहर की पहचान महत्वपूर्ण जैन और हिंदू मंदिरों के साथ साथ राजस्थान की रंग भरी ग्रामीण संस्कृति है। राजनीतिक रूप से ओसियां कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन भंवरी देवी हत्याकांड में यहाँ से विधायक रहे महिपाल मदेरणा का नाम आने से समाचार पत्रों में काफी जगह मिली। इस बार चुनाव में इलाके का पिछड़ापन बड़ा मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस ने महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा को टिकट दिया है। जनता को सबको मालूम है उनको कॉन्स्पिरेसी में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है चाहिए उनके खिलाफ। क्या उम्मीद है आपको कब तक बाहर आ जाएंगे वो? इलेक्शन के बाद। तो वहीं बीजेपी ने भैरा राम चौधरी को भाग्य आजमाने का मौका दिया है। उनका दावा है कि पिछले कुछ सालों में क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन महिपाल मदेरणा और उनसे जुड़े विवाद को वो चुनावी मुद्दा नहीं मानते। चुनावी मुद्दा है वो ऐसा जनता की विकास का मुद्दा है। जो जनता की विकास की बात करें, बेरोजगार जो युवक है उनकी बात करें, यहाँ सड़कें नहीं है, किसान कितना परेशान है, उनको लाइट नहीं मिल रही है, आपके घरेलू कनेक्शन नहीं है, घरेलू कनेक्शन के लिए पट्टे मांगे जाते हैं। ओसियां में मतदाताओं की संख्या 2 लाख के करीब है। इनमें महिला वोटर करीब 95,000 और पुरुष वोटरों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। विकास तो इतना नहीं है, नॉर्मल है, इतना नहीं है विकास। बिल्कुल हमारे ओसियां में तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। विधायक कोटे से होता है ना, कहीं 10 साल के अंदर हमारे तो बहुत ही कम विकास हो रहा है। सड़क का नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं है। रोजगार यहाँ पर कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज एरिया है और मजदूरी करते हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे। ओसियां में विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी समेत अनेक मुद्दे उठ रहे हैं। दागी नेताओं का मुद्दा देश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी इस सिलसिले में अपना एक विधेयक वापस लेना पड़ा था, लेकिन राजस्थान में पार्टी के 2 नेताओं के ऊपर भांवरी देवी हत्याकांड में आरोप हैं और वो फिलहाल जेल में हैं। लेकिन पार्टी ने इन्हीं के 2 परिवार वालों को टिकट दे दिया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आम लोगों में ये मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पर नहीं उभर रहा है। जोधपुर से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान के अलवर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। इस बार भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबले की उम्मीद है। यह है राजस्थान का अलवर जिला। अरावली पर्वतमाला से घिरा ये जिला बेहद खूबसूरत जिलों में शुमार है। जनसंख्या के लिहाज से ये राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। कच्छ राजघराने से जुड़े राजा अंबर ने अलवर शहर बसाया था। जिले का कुल क्षेत्रफल
8,380 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 36,74,000 से ज्यादा है। जिले में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं: अलवर, भिवाड़ी, शाहजहांपुर और नीमराणा। यहाँ कई जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिले की 7 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गईं, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इस बार के चुनाव के लिए अलवर में कुल 2,342 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 20,53,000 से ज्यादा है, जिसमें महिला वोटरों की तादाद 9,45,000 और पुरुषों की तादाद 11 लाख के करीब है। अलवर में महंगाई, विकास और रोजगार अहम चुनावी मुद्दे हैं। इसके अलावा जाट आरक्षण जैसे मसले भी उठ रहे हैं। अलवर पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह का गृह जिला है और उनके बेटे जगत सिंह राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीगंगानगर की गिनती राजस्थान के विकसित जिलों में होती है। इस बार सभी दलों के बीच विकास का श्रेय लेने की होड़ है। आइए देखते हैं कि श्रीगंगानगर में इस बार क्या है चुनावी तस्वीर। ये है उत्तरी राजस्थान में बसा श्रीगंगानगर। इस जिले की सीमा पंजाब से लगती है। कृषि और औद्योगिक विकास के नजरिए से इसकी गिनती संपन्न इलाकों में होती है। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में श्रीगंगानगर ठीक ठाक है और सभी दलों में विकास का श्रेय लेने की होड़ है। निवेदन है कि मैंने पिछले चुनाव में प्रॉमिस किया था मैं सीवरेज लाऊंगा, विधानसभा में धरना दिया। मैंने कहा था मेडिकल कॉलेज लाऊंगा, कोई दानदाता ने पैसे दिए, वो बात एक अलग है। मेरी डिमांड बहुत लंबे अरसे से चल रही थी। अब मेरी जो शुगर फैक्ट्री को यहाँ से कमीनपुरा ले जाना था, वो 5 साल पहले मैडम ने उसका किया था शिलान्यास, लेकिन इस सरकार ने उसका कुछ भी नहीं किया। हम पूर्णतः विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के जो लंबे समय से रुके हुए थे, वो सभी काम हमने इस कार्यकाल में हुए हैं। चूंकि मैं एक एजेंसी का सर्वे सर्वा हूं, तो उस एजेंसी के माध्यम से विकास कार्य हुए, पट्टे बने लोगों को, हमें बहुत अधिक उम्मीद है लोगों से कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। जिले में विधानसभा की कुल 6 सीट हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में सादुलपुर, करणपुर, सूरतगढ़ और रायसिंहपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जबकि गंगानगर शहर सीट से बीजेपी को कामयाबी मिली थी। अनूपगढ़ से सीपीएम उम्मीदवार विजयी रहे थे। जिले में इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने की उम्मीद है। जमींदारा पार्टी ने भी श्रीगंगानगर की सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों का चुनावी गणित प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस बीजेपी इतने सालों से आमने सामने मुकाबला रहा है, लेकिन आमने सामने मुकाबले को ना देखते हुए आप ये देखें कि आज हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को मिला क्या है उनसे। श्रीगंगानगर बेशक विकसित जिला है, लेकिन शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव में जोर शोर से उठ रहे हैं। प्रणव गोस्वामी, श्रीगंगानगर, राज्यसभा टीवी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जिले बीकानेर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण इस जिले में कई अहम मुद्दे चुनाव में उठ रहे हैं। बीकानेरी भुजिया के लिए दुनिया भर में मशहूर बीकानेर की अहमियत पर्यटन को लेकर है। जूनागढ़ किले जैसी कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सैलानियों को लुभाती हैं, लेकिन शहर के बीच में मौजूद रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज का अभाव, ट्रैफिक जाम की समस्या जैसे अहम मुद्दे चुनाव में छाए हुए हैं। वहीं एयर कनेक्टिविटी की कमी भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। बीकानेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने जिले की खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व और कोलायत सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को लूण, करणसर और डूंगरगढ़ सीटों पर जीत मिली थी, जबकि नोखा निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। बीकानेर पूर्व से शाही परिवार की राजकुमारी सिद्धि कुमारी चुनाव मैदान में हैं, तो बीकानेर पश्चिम से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला किस्मत आजमा रहे हैं।
दोनों ही नेता विकास का श्रेय लेकर जीत का दावा ठोक रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं हुआ था हम लोगों का, फिर भी ये जो 5 साल है उसमें एमएलए का कोटा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और जो कोटा इम्प्लीमेंटेशन में भी इशू बेस्ड कम्युनिटी हॉल्स हैं, लाइब्रेरीज फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड हॉस्पिटल केयर में वार्ड बनाना। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब राज्य में रहा है, बीकानेर का नुकसान ही नुकसान हुआ है। जैसे मुझे स्वयं याद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब थे, उन्होंने 15% उद्योगों को अनुदान दिया था। बीजेपी के राज में वो समाप्त हो गया। अनुसूचित जाति, जाट और ब्राह्मण बहुल बीकानेर में उम्मीदवारों की जीत हार में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, बीकानेर। दक्षिण पश्चिम राजस्थान का बाड़मेर थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है। बाड़मेर राज्य के ग्रामीण परिवेश की अहम तस्वीर है, जो यहाँ के हर रंगों से रूबरू कराता है। जिले में चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये है राजस्थान का बाड़मेर। प्राचीन जैन मंदिर, तेल भंडार, लोक कला, संस्कृति और रंगाई छपाई के लिए मशहूर बाड़मेर में राजस्थान की संस्कृति की झलक साफ दिखती है। पारंपरिक पोशाकें पहने लोग और रेत पर पड़ती सुनहरी धूप बाड़मेर की पहचान है। बाड़मेर को 12वीं सदी में परमार राजा बहड़राव ने बसाया था। शुरू से ही भारत और मध्य एशिया के बीच होने वाले ऊंट व्यापार मार्ग पर स्थित ये जिला आर्थिक रूप से संपन्न रहा है। राजनीतिक रूप से जिला कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। बाड़मेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीट हैं। यहां इस बार 14,11,086 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 7,51,627 पुरुष और 6,58,354 महिला वोटर हैं। जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए 2006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन को बाड़मेर शहर, अमीन खान को शेओ, कर्नल सोनाराम को बायुत, मदन को पचपदरा, हेमाराम चौधरी को गुधा मालिनी और पद्मा राम को चोहटन सीट पर जीत मिली थी, जबकि सिवाना सीट पर बीजेपी के कन सिंह चुनाव जीते थे। बाड़मेर में जातिगत समीकरण काफी अहम है। इसके अलावा पचपदरा में बनने वाली तेल रिफाइनरी भी अहम चुनावी मुद्दा है। पहले ये रिफाइनरी बायतू में बननी थी। इसके अलावा औद्योगिक विकास, पीने का पानी, रेल मार्ग, तकनीकी विकास जैसे कई मुद्दे जोर शोर से उठ रहे हैं और ये जिले की राजनीतिक तस्वीर तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2013 में आपका स्वागत है और अब रुख करते हैं दिल्ली के चुनावी मैदान का। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज 11 सूत्री महिला सुरक्षा एजेंडे का ऐलान किया। पार्टी नेता सुषमा स्वराज ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म कर दिए जाएंगे। पार्टी के 11 सूत्रीय एजेंडे में महिला सुरक्षा बल, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में सभी स्थानों पर रात के समय रोशनी का इंतजाम और महिला स्पेशल बस सर्विस जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में एक सतत निगरानी की व्यवस्था करने का हमने फैसला किया है, जिसके लिए पहला प्रयास है कि अगले 100 दिनों में, सरकार के आते ही 100 दिनों में हम 100 अंधेरे रास्ते, जो अंधेरे स्थल हैं, उनको चिन्हित करके तुरंत रोशन कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सत्ता में लौटने पर दिल्ली की विवादास्पद बीआरटी कॉरिडोर परियोजना को रद्द करने का वादा किया है। कई साल से दक्षिण दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर की आलोचना हो रही थी। मुख्यमंत्री अब तक इस परियोजना का पुरजोर बचाव करती आई, मगर अब चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने माना कि उनकी सरकार इस योजना को कामयाब नहीं बना सकी। इसकी वजह से इसी तरह की 14 दूसरी परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया। 2008 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। पहला कॉरिडोर अंबेडकर नगर से दिल्ली गेट के बीच बनाने की बात हुई, मगर आधे रूट पर निर्माण के साथ ही विपक्ष समेत जनता ने इसकी आलोचना शुरू कर दी।
बीएसपी नेता मायावती ने आज दिल्ली में चुनावी रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बहुजन समाज के लोगों की अनदेखी की है। मायावती ने कहा कि देश की आज़ादी को 65 साल से ज्यादा वक्त हो चुका, मगर इतने साल बाद भी गरीब, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी जहां अपने देश में सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खास तौर से बहुजन समाज इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में इस लंबी अवधि में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। प्रचार आखिरी दौर में पहुंचते ही दिल्ली की तिलक नगर सीट पर गहमा गहमी तेज हो गई है। पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तिलक नगर में राजनीतिक माहौल इस तरह गरमाया हुआ है कि एक ही गली में दो पार्टियों के लोग टकरा जाते हैं। बीजेपी ने इस बार मौजूदा विधायक ओपी बब्बर के बेटे राजीव बब्बर को टिकट थमाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई में लंबे समय तक रही अमृता धवन मैदान में है। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, कोई बड़ा पार्किंग प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो उन्होंने कोई भी विजनरी वाला काम नहीं किया। सिर्फ नाली सड़क कर देना ये बहुत नहीं होता है, आपको लोगों की मदद करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, ताकि आने वाले 10 साल में लोगों की क्या जरूरत है आप उसके हिसाब से काम कर सकें। अपने एजेंडे पे काम कर रहा हूँ, मेरा एक विजन है जिसको मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे बड़ा नारा ये लिया है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी युवा मैं 5 साल में बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं जी। आप जिस सड़क पे खड़े हैं इसकी हालत देख सकते हैं, मार्केट्स की हालत देख सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तिलक नगर मार्केट में पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। कोई वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, एक हॉस्पिटल था वो भी बंद कर दिया गया है, सीवर की प्रॉब्लम है, बाकी लाइट की प्रॉब्लम तो सब जगह है ही है। इस विधानसभा सीट के लोगों के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन पानी बिजली से ज्यादा पार्किंग को लेकर लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ की पार्किंग की समस्या है। जो लोग भी यहाँ रहते हैं उन्हें खुद के लिए ही नहीं जगह मिलती। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम आते हैं आए दिन देखते हैं पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं होती, इतना ट्रैफिक जाम होता है, कोई देखता ही नहीं है। रेड लाइट्स खराब है तो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, और जो सही जा रहा है उसको जाके पकड़ लेते हैं और जो गलत है उसको पकड़ते ही नहीं है, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। करीब 1,30,000 मतदाता वाली इस सीट पर हर पार्टी अपने पक्ष में समीकरण बैठाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में तजुर्बेकार पार्टी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी काबिलियत को साबित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। विरासत में मिला राजनीतिक रुतबा और खुद की कमाई शोहरत में वाकई फर्क होता है। चाहे मुकाबला यहाँ बराबर का दिख रहा हो, लेकिन मुकाबला सिर्फ चुनाव जीतने तक की नहीं, बल्कि एक को विरासत बनाने और दूसरे को विरासत बचाने की है। कैमरामैन जुनैद के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए देखते रहें राज्यसभा टीवी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं चुनाव की कुछ और अहम खबरों के साथ चुनाव एक्सप्रेस में। नमस्कार। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की ओर से कराए जाने वाले चाय नाश्ते से लेकर झंडे, स्टिकर, हर चीज पर होने वाले खर्च पर निगरानी रख रहा है। चुनाव प्रचार के शोर शराबे को कम करने में दिल्ली डिफेंसमेंट एक्ट का भी बड़ा योगदान है। इस एक्ट के चलते चुनाव आयोग पोस्टर और स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। पहले चुनाव के समय घरों में राजनीतिक पार्टियों के झंडे भी नजर आते थे, मगर अब इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। दिल्ली के बीजेपी प्रभारी नितिन गडकरी को जीत का भरोसा है। उनका मानना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता बीजेपी का साथ देगी। 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए जारी घोषणा पत्र में भी पार्टी ने कई लुभावने वादे किए हैं। गडकरी के मुताबिक दिल्ली में पारदर्शी शासन के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तब भी उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली की 70 विधानसभा में से 28 सीटों के लिए क्षेत्र स्तरीय घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी का दावा है कि इससे पार्टी प्रतिनिधियों को इलाके की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। पार्टी के मुताबिक हर सीट पर लोगों के साथ बैठकों में मिले सुझावों के बाद इसे तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में नरेला से बीजेपी विधायक विश्वास सारंग को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है और भविष्य में सावधानी बरतने को कहा है।
चुनाव आयोग विश्वास सारंग के जवाब और उनके भाषण की वीडियो क्लिपिंग पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा। एक जैन मंदिर के लिए 1 लाख रुपए अनुदान राशि का ऐलान करने के मामले में आयोग ने सारंग को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को हुए मतदान में 25 सीटें ऐसी थीं जहां महिलाओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया। इन सीटों पर महिला मतदाताओं ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। इनमें से ज्यादा सीटें विंध्य क्षेत्र की हैं। धुआनी सीट पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा 9% के अंतर से पुरुषों को पीछे छोड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। चुनाव के वक्त ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारियों ने मताधिकार का इस्तेमाल डाक के जरिए किया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इन कर्मचारियों पर अपने पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाला है।